Good morning, all of you. Today, I will discuss before you the silent features of the Constitution of India. The point is fundamental rights, establishment of fundamental rights. मौलिक अधिकारों की स्थापना। मौलिक अधिकारों की स्थापना भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि मूल अधिकारों की स्थापना को भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया है। यह अमेरिका की संविधान की प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान में समावेश किया गया है। तो सवाल उठता है कि मूल अधिकार है क्या, मूल अधिकार किसे कहते हैं। व्यक्ति के बहुमुखी अधिकार के लिए, बहुमुखी विकास के लिए जिन अधिकारों का होना परम आवश्यक है, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थापना को की। किसी भी संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थापना किया जाना अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राय विश्व के सभी संविधानों में मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया है। ये मौलिक अधिकार कार्यपालिका तथा विधायिका पर निर्बंधन है, अर्थात व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा मौलिक अधिकारों का वर्णन कर दिया गया, लेकिन संविधान राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से रोकता है जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। और इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है, अर्थात राज्य यदि कोई ऐसी विधि बनाते हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायालय उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसलिए मूल अधिकारों के साथ साथ स्थापना के साथ साथ मौलिक अधिकारों की स्थापना के साथ साथ उसकी सुरक्षा का उपबंध भी किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक था। इसलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने न्यायपालिका को संविधान का सजग प्रहरी बनाया और राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से रोका जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत हो, अर्थात यदि वह मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। क्योंकि इसलिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई और इसमें यदि मौलिक अधिकारों का किसी प्रकार से भी उल्लंघन होता है तो 5 संवैधानिक रिटों के आधार पर उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको कहा जाता है हाइबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, मैंडामस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रोहिबिशन, सर्सियो राइट,
ये 5 रिट हैं, इनको हिंदी में देख लीजिए। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार अपेक्षा, चौथा प्रतिषेध, पांचवा उत्प्रेषण, क्योंकि न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का अधिकार दिया गया था, इसलिए यदि किसी भी ढंग से इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो जो है इन रिटों के आधार पर न्यायपालिका उसको संवैधानिक घोषित कर देगी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये अधिकार अत्यंतिक हैं? वेदर दिस राइट इज एब्सोल्यूट। तो मौलिक अधिकार अत्यंतिक नहीं है, कहने का तात्पर्य है आवश्यकता पड़ने पर इन पर निर्बंधन भी लगाया जा सकता है। इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इन पर निर्बंधन की भी व्यवस्था, भारतीय संविधान में इनमें निर्बंधन भी लगाया गया है। आवश्यकता पड़ने पर जहाँ आवश्यकता जरूरत महसूस होती है उस पर निर्बंधन भी लगाया जा सकता है, क्योंकि हमारे संविधान के निर्माता जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेकर, क्योंकि अमेरिका का संविधान, हमारा मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान में उसके संचालन में हुई कठिनाइयों से पूरी तरह से परिचित थे और वहाँ पर मौलिक अधिकारों का वर्णन तो किया गया था, लेकिन वहाँ पर निर्बंधन की कोई बात नहीं की गई थी। बाद में न्यायपालिका द्वारा वहाँ पर निर्बंधन को जोड़ा गया। तो चूँकि हम उस परिस्थिति को देख चुके थे, इसलिए हमारे संविधान में प्रत्येक अनुच्छेद में जहाँ निर्बंधन की जरूरत होती है वहाँ पर हमने निर्बंधन की व्यवस्था किया है। हमारे संविधान में निर्बंधन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जहाँ आवश्यकता थी वहाँ निर्बंधन लगाया गया। इस प्रकार से मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान में वर्णन किया जाना एक प्रमुख आवश्यकता थी, जिसको कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय संविधान में जोड़ा। और हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार विहित किए गए हैं। राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। इसके बाद संस्कृत था शिक्षा संबंधी अधिकार, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स 5वां हो गया, और 6वां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और एक अधिकार मूल संविधान में और था, जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता था, जिसे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। यह मात्र संवैधानिक अधिकार रह गया है, जिसको कोई 300A में रखा गया है। तो इनका यहाँ पर पूरी तरह से जिक्र किया जाना, विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे जो है फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में इसको पढ़ाएंगे। तो मौलिक अधिकारों की स्थापना भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, जिसको कि अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान में समाहित किया गया है, और यह भारतीय में
अगली प्रमुख विशेषता है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध किया गया है। यह निर्देशक तत्व राज्य को संबोधित है। राज्य को इसमें निर्देश दिया गया है कि राज्य मानव कल्याण की अभिवृद्धि के लिए निम्न व्यवस्थाओं को बनाएगा, जिससे कि लोक कल्याण की उन्नति हो। और यह हमारे संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में आयरलैंड की संविधान से प्रेरणा लेकर के बनाया गया, अर्थात इस बंध को आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। तो राज्य लोक कल्याण की ऐसी अभिवृद्धि करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना की जा सके। राज्य मानव कल्याण की उन्नति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और भौतिक संसाधनों का जो है वितरण होना चाहिए, इसकी व्यवस्था नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। अर्थात उत्पादन के साधनों पर जो है सरकार का नियंत्रण स्थापित रहेगा, आर्थिक हितों का संकेंद्रण नहीं होगा और काम निर्वाह, जीवन मजदूरी आदि के संबंध में उपबंध भी नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन और निःशुल्क विधिक सहायता और बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, प्रसूति सहायता का उपबंध, ग्राम पंचायतों का संगठन और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि आदि से संबंधित उपबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध और बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में रखा जाए। स्त्रियों को ऐसे बालकों तथा स्त्रियों को ऐसे परिसंकट में नियोजन में न लगाया जाए जिनकी आयु तथा उनके स्थिति के विपरीत हो। इस तरह से भारतीय संविधान ने कुछ ऐसे निर्देशों का उल्लेख किया है जिससे कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। चूंकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं है, अर्थात दिस इज नॉट जस्टिसेबल बाय लॉ, फिर भी लोक कल्याण की उन्नति के लिए कुछ न कुछ नियम बना सकता है। और यहाँ तक कि भारतीय संविधान के में संशोधन द्वारा 42वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था दी गई, मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व को वरीयता दी गई है और कहा गया है अगर इससे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 के बंधों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पर भी मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी जाएगी। इस तरह से भारतीय संविधान में भले ही इन निर्देशकों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, फिर भी समय समय पर राज्य को यह निर्देश दिया गया है भारतीय संविधान द्वारा कि राज्य मानव कल्याण की उन्नति के लिए इन विभिन्न उपायों को करेगा जिससे कि मानव समाज का कल्याण हो सके। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भी भारतीय संविधान की एक परम आवश्यकता है। यह विधायिका तथा
कार्यपालिका के लिए एक विशिष्ट बंध है और इनको यह अधिकार दिया गया है कि यह मानव कल्याण की तथा उसकी उन्नति के लिए इन व्यवस्थाओं को बनाएगा। तीसरा यह भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। चौथा इसके बाद blend to rigidity and flexibility। संविधान में, भारतीय संविधान में नम्यता था, नम्यता का मिश्रण, नम्यता था अनम्यता का मिश्रण। नम्यता था मिश्रण का सम्मिश्रण तथा नम्यता था नम्यता का मिश्रण अर्थात कठोर एवं लचीलापन का सम्मिश्रण। ब्लेंड टू रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भारतीय संविधान में कठोर तथा लचीलापन का सम्मिश्रण भी यह भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता कही जाती है, क्योंकि नम्यता का तात्पर्य है कि जिस संविधान में संशोधन आसानी से न किया जा सके, अर्थात विशेष परिस्थितियों में ही संशोधन किया जा सके, ऐसे संविधान को अनम्य संविधान कहा जाता है, अपरिवर्तनशील संविधान कहा जाता है। अपरिवर्तनशील संविधान को इसलिए बनाया गया कि विशेष परिस्थितियों में ही संशोधन किया जा सके, नहीं तो संविधान के स्वरूप पर इससे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भारतीय संविधान को अपरिवर्तनशील भी बनाया गया है, अनम्य भी बनाया गया है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संविधान में संशोधन किया ही नहीं जा सकता, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर भारतीय संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिसमें आवश्यकता पड़ने पर आसानी से संशोधन भी किया जा सकता है। तो नम्य संविधान अर्थात लचीला संविधान उसे कहा जाता है जिसमें आसानी से संशोधन कर लिया जाए, अर्थात देश की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके भारतीय संविधान में कुछ ऐसे उपबंध किए गए हैं जिससे कि संविधान में आसानी से संशोधन भी कर लिया जाए। तो नम्यता था नम्यता का मिश्रण, कठोर था लचीलापन का सम्मिश्रण भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि हमने संविधान को कठोर बनाया है जिससे कि इसमें आसानी से संशोधन न किया जा सके, जिससे संविधान के स्वरूप पर कोई प्रभाव न पड़ सके। लेकिन संविधान को इसलिए लचीला बनाया गया है, इससे आवश्यकता पड़ने पर देश की परिस्थितियों के अनुकूल इसमें संशोधन भी किया जा सके। इसलिए भारतीय संविधान आवश्यकता पड़ने पर नम्य तथा विशेष परिस्थितियों में यह अनम्य भी होना आवश्यक है, अर्थात इसमें कठोर तथा लचीलापन का सम्मिश्रण होना परम आवश्यक है। इसलिए हमने भारतीय संविधान को कठोर तथा लचीला बनाया हुआ है, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माता इसलिए संविधान को नम्य अनम्य बनाए, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर यहाँ पर इंग्लैंड का संविधान लचीला है तथा अमेरिका का संविधान कठोर है। इन दोनों से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान में दोनों का सम्मिश्रण किया गया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू टुमारो।